अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास की न्यू इंग्लिश बुक से एक और पोएम की रीडिंग करने वाले हैं और इस पोएम का नाम है लूसी ग्रे। लूसी ग्रे जो पोएम है, पहले आप इस पिक्चर को देख लीजिएगा क्योंकि इस पिक्चर के हवाले से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं और कुछ क्वेश्चंस भी जो दिए गए हैं प्री रीडिंग में वो इसी पिक्चर से रिलेटेड है। तो इस पिक्चर को देख लें। यहाँ एक बच्ची है जिसके हाथ में एक लैंटर्न पकड़ी हुई है और एक बर्फीले से इलाके से वो गुज़र रही है। ठीक है, अब आते हैं अपने प्री रीडिंग क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्रेस व्हाट यू ऑब्जर्व इन इट। कि आप इस पिक्चर को देखें और आप क्या समझते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि आई ऑब्जर्व एन ओबीडियंट चाइल्ड इज़ गोइंग टू समवेयर, शी हैज़ अ लैंटर्न इन हर इन ऑर्डर टू सी द ट्रैक एंड सराउंडिंग टू द चाइल्ड अ स्टॉर्म कैन ऑल्सो बी फेल्ट। ठीक है, एक बर्फीला तूफ़ान देखा जा सकता है। तो उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ कैन यू डिस्क्राइब एन ओबीडियंट चाइल्ड। एक ओबीडियंट यानी एक फर्माबरदार जो बच्चा है उसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो आप सिंपली कह सकते हैं एन ओबीडियंट चाइल्ड नेवर सेज नो टू इट्स पेरेंट्स। अपने वालिदैन को कभी ना नहीं बोलता। एंड ही और शी, अगर चाइल्ड मतलब डिपेंड करता है गर्ल है या बॉय है, क्योंकि चाइल्ड जो है एक कॉमन जेंडर है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है, तो आप वो ही एंड शी कह सकते हैं। सेक्रीफाइस हिज हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाउ मच आर योर पेरेंट्स अटैच टू यू। आपके पेरेंट्स आपसे कितने अटैच्ड हैं। तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि लाइक माई पेरेंट्स आर टोटली अटैच टू मी एंड दे नेवर फोर्स मी टू डू एनी वर्क एनी थिंग। बट क्योंकि स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए बड़ा वो हमें फ़ोर्स करते हैं, तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाउ मच क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डज एनी वन अमोंग यू नो एनी स्टोरी रिलेटेड टू अ चाइल्ड। तो यहाँ आप में से अगर कोई स्टोरी जानता है कोई ऐसे बच्चे के बारे में, क्योंकि ये पोएम जो हम पढ़ने वाले हैं तो आपके जहन में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज शायद आएंगी, तो आप वो अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने जो पहली पोएम पढ़ी थी सोनेट, ठीक है, जिसके अंदर वेस्टमिंस्टर ब्रिज के गुज़रते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है मॉर्निंग का नज़ारा लंदन का बताया था और बड़ी खूबसूरती जो है उन्होंने डिस्क्राइब की थी उस पोएम के अंदर, उस सोनेट के अंदर। और उस पोएम के अंदर मैंने आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का डिटेल में इंट्रो दिया था, तो आप उस पोएम को देख सकते हैं। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगा कि जो है ये एक रोमांटिक पोएम थे और इवन इन्हें आप पोइट ऑफ नेचर भी कह सकते हैं क्योंकि कुदरती खूबसूरती को बड़ा ये डिस्क्राइब करते थे अपनी पोइट्री के अंदर। ठीक है, तो हम ज़्यादा इनके बारे में बात नहीं करेंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं अपनी पोएम की तरफ, लूसी ग्रे, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। फिफ्थ क्वेश्चन से आपको अंदाज़ा हो गया कि भाई विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पूछा जा रहा है, तो लाजमी कहीं ना कहीं वो इस पोएम के पीछे शामिल हैं। तो ये एक्चुअली पोएम लिखी ही उन्होंने है। ठीक है, और बेसिकली एक बैलेड है। बैलेड मतलब एक ऐसा सॉन्ग होता है एक जिसके अंदर कोई कहानी बताई जाती है। ये चीज़ें मैं आपको सेक्शन बी जब हमने स्टार्ट किया था एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फॉर्म्स एंड जेनर्स ऑफ पोइट्री वाली जो वीडियो है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि बैलेड क्या होता है। बेसिकली एक नैरेटिव पोएम होती है जिसके अंदर कोई कहानी बताई जाती है और इसके अंदर 4 लाइन स्टेंजास होते हैं। ठीक है, तो ये एक 4 लाइन स्टेंजास के अंदर डिवाइडेड एक पोएम है जिसके अंदर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टेंजास हैं। ठीक है, तो अब हम पोएम की तरफ आते हैं। लूसी ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है ये पोएम। ठीक है, ऑफ आई हैड हेयर्ड ऑफ लूसी ग्रे। अब ऑफ यहाँ पर ऑफन मतलब अक्सर, तो ऑफन फुल फॉर्म है इसकी। तो यहाँ कह रहा है कि अक्सर मैं लूसी ग्रे के बारे में सुना करता था। एंड वैन आई क्रॉस द वाइल्ड, यहाँ वाइल्ड जो है एक यूँ समझ लें बियाबान, जंगल की बात की जा रही है। कह रहा है कि और जब मैंने बियाबान पार किया, जंगल पार किया, आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे। अच्छा, ब्रेक ऑफ डे एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि जो मॉर्निंग का वक्त होता है ना, डॉन, अर्ली मॉर्निंग का वक्त, यानी सुबह सुबह सवेरे, यूँ समझ लें कि तुलुए आफ्ताब का जो वक्त होता है, फजर का जो वक्त होता है। ठीक है, तो सुबह होने का जो वक्त होता है ये उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ डे। द सॉलिटरी चाइल्ड, सॉलिटरी मतलब तन्हा, अकेली। तो यहाँ कह रहा है कि दिन चढ़ने के आगाज़ पर मुझे मौका मिला देखने का एक तन्हा बच्ची को।
एक सॉलिटरी चाइल्ड को, अकेली बच्ची को। नो मेट, नो कॉमरेड, लूसी न्यू। अब कॉमरेड यहाँ दोस्त को कहा जाता है। ये वर्ड पहले भी हम पिछली पोएम्स में यूज़ कर चुके हैं, लेसन्स में इवन यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ कह रहा है कि कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं, लूसी जानती थी। शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइल्ड मोर। अच्छा, ये मोर, ये जो है मोरलैंड इलाके जो होते हैं ना, स्पेशली स्कॉटलैंड वगैरह जैसे कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ पर होते हैं ऐसे वीरान इलाके, पहाड़ी इलाके, जहाँ बिल्कुल यूँ समझें कि बयाबान होता है और ज़मीन जो है बिल्कुल खुली होती है, दूर दूर तक कोई जो है लोग नहीं बसते वहाँ पर। और ये मोरलैंड बोल्डर एक वर्ड जो है ग्रुप ऑफ वर्ड हमने यूज़ किया था नाइट मेल पोएम के अंदर, क्लास 7 की ऑक्सफोर्ड की बुक से, जो मैंने एक पोएम बहुत टाइम पहले शेयर की थी आप लोगों के साथ, उसके अंदर ये वर्ड यूज़ हुआ था। ठीक है, मोरलैंड तो वीरान इलाके। ठीक है, तो अब आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक वसी वीरान इलाके पर रहती थी वो लड़की। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू, कह रहा है एक प्यारी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ जो परवान चढ़ी। बिसाइड आ ह्यूमन डोर, कह रहा है कि किसी इंसान के दरवाजे के साथ। यू येट में स्पाई द फॉन एट प्ले। अच्छा, यहाँ फॉन, FAWN फॉन, ठीक है, ये हिरन के बच्चे को कहा जाता है और स्पाई का मतलब होता है देखना। तो यहाँ कह रहा है कि तुम अब भी देख सकते हो हिरन के बच्चे को खेलता हुआ। द हेयर अपॉन द ग्रीन, ग्रीन मतलब ग्रीन ग्रास, ठीक है, हरियाली जो होती है, सब्ज़ा होती है, उसे कहा जाता है। और हेयर जो है ये जंगली खरगोश जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। वैसे जो नॉर्मल खरगोश है उसे रैबिट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जंगली खरगोश, इन्हें स्याह भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि तुम अब भी देख सकते हो हिरन के बच्चे को खेलता और जो खरगोश है उसको सब्ज़ा पर, यानी ग्रीनरी के ऊपर। बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे, कह रहा है लेकिन लूसी ग्रे का वो प्यारा सा चेहरा, विल नेवर मोर बी सीन, अब कभी नज़र नहीं आएगा। टू नाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, स्टॉर्मी मतलब तूफ़ानी। एक्चुअली यहाँ से जो पोएम स्टार्ट हो रही है और आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे, इसके अंदर 3 से 4 स्टेंजास जिसके अंदर एक कम्युनिकेशन है बिटवीन लूसी ग्रे जो बच्ची है उसके और उसके फादर के दरमियान। ठीक है, तो 2 से 3 स्टेंजास के अंदर उनकी आपस में कम्युनिकेशन चल रही है, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बाप जो है बेटी से मुखातिब है, बेटी जो है बाप से मुखातिब है, वालिद से मुखातिब है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टू नाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट। अब यहाँ जो वालिद है वो उसे कह रहा है अपनी बेटी को, वो कहता है कि आज की जो रात है वो तूफ़ानी रात होगी, यानी आज की रात बहुत ज़्यादा तूफ़ान होगा। यू टू द टाउन मस्ट गो, अब वहाँ अपनी बेटी को कह रहा है कि तुम्हें जो है शहर जाना पड़ेगा। अब शहर क्यों जाना पड़ेगा? एक्चुअली उसकी जो मॉम है, उसकी जो मदर है, वो शहर गई थी क्योंकि शहर बहुत दूर था, क्योंकि ये वीरान इलाके में रहते थे। किसी काम से उसकी माँ शहर गई थी, उसकी मदर शहर गई थी, तो अपनी मदर को वापस लेने के लिए ये बच्ची जा रही है। इसके फादर इसको जो है इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप जाओ और अपनी यू टू द टाउन मस्ट गो, तुम्हें शहर जाना पड़ेगा। एंड टेक अ लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट, और लालटेन लेती जाओ बेटी रोशनी के लिए, यानी लाइट आपको नज़र आएगी, रात का वक्त है, अंधेरा है। योर मदर थ्रो द स्नो, अब यहाँ कह रहा है कि तुम्हारी माँ जो है वो बर्फ़ में है, यानी यूँ समझेंगे तूफ़ानी जो एक मौसम है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो फंसी हुई होगी। डैड फादर विल आई ग्लेडली गो, अब ये जो बेटी है वो अपने वालिद को कह रही है कि अब्बू मैं ये खुशी से करूँगी, यानी मैं खुशी से जाऊँगी। दिस स्केर्सली आफ्टरनून, अब आफ्टरनून मतलब यूँ समझ लें कि शाम होने वाली है, इवनिंग होने वाली है, और उससे पहले दोपहर का वक्त है एक्चुअली। तो यहाँ बेटी अपने वालिद से कह रही है कि ये दोपहर जो है ख़त्म होने वाली है और मैं बड़ी खुशी से जाऊँगी। द मिंस्टर क्लॉक हैज़ जस्ट स्ट्रक 2, अब यहाँ मिंस्टर क्लॉक जो है यूँ समझ लें कि गिरजाघर की जो घड़ी होती है ना, क्योंकि एक क्रिश्चियंस से बेसिकली तो वही सारा इन्वायरमेंट दिखाया गया है। तो गिरजाघर जो होता है उसी की बात की जा रही है कि गिरजाघर की जो घड़ी है उसके अंदर अभी सिर्फ 2 ही बजे हैं। ठीक है, और क्योंकि इससे पहले आफ्टरनून की बात की गई है तो हम दोपहर के 2 की बात कर सकते हैं। ठीक है, दोपहर के 2 बजे। एंड यंडर इज़ द मून, यंडर मतलब सामने, और अपनी जो उसके सामने जो है
चाँद है। बेटी जो है अपने वालिद से कह रही है कि और सामने चाँद है। अब चाँद क्यों है एक्चुअली, ऐसे जो कंट्रीज़ होते हैं जहाँ यूँ समझ लें कि 6-6 महीने दिन, 6-6 महीने रात होती है, तो वहाँ पर यूँ समझें कि सूरज इतना नहीं निकलता और उन्हें दिन के वक्त भी चाँद नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ वो कह रही है कि सामने जो है चाँद है। एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक। हुक एक्चुअली एक दरांती होती है जो कि चारा वगैरह काटने के लिए होती है ना, वैसी टाइप ऑफ हुक उसे कहते हैं। तो यहाँ जो है फादर के लिए कहा जा रहा है कि उसके जो फादर हैं उन्होंने अपनी हुक उठाई, यानी जो दरांती थी वो उठाई। एंड स्नैप्ड आ फैगट बैंड। फैगट बैंड जो एक गंदम की जो गठड़ी होती है ना, गट्ठी बांधी जाती है, यानी गंदम को जब कटाई की जाती है तो उनको एक जगह जमा किया जाता है, तो उनकी जो गट्ठी होती है उसे कहा जाता है फैगट बैंड, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो गंदम की जो गठड़ियों की जो गठड़ी थी उसकी रस्सी काट दी, यानी उसकी जो एक यूँ समझ लेंगे रस्सी के साथ उसे बांधा हुआ था, तो उसकी जो रस्सी थी वो काट दी। ही प्लाइड हिज वर्क एंड लूसी टुक। अब यहाँ कह रहा है कि वो अपना काम करने लगे और लूसी ने ली, क्या ली? द लैंटर्न इन हर हैंड, अपने हाथ में वो लालटेन ली। नॉट ब्लिथर इज़ द माउंटेन रॉ। अब यहाँ रॉ जो है ये जंगली हिरन को कहा जाता है। माउंटेन रॉ यानी जंगली हिरन, हिरन के बच्चा वैसे एक्चुअली जो होता है ना उसे कहा जाता है। तो आप जंगली हिरन कह सकते हैं, सॉरी पहाड़ी हिरन कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ नॉट ब्लिथर इज़ द माउंटेन रॉ यानी कि खुश नहीं था वो पहाड़ी हिरन। अब एक्चुअली खुश नहीं था, इस स्टेंजा के अंदर 2 से 3 लाइनों के अंदर जो बात की जा रही है वो यूँ समझ लें कि जो जानवर होते हैं ना उनके सेंसेस बड़े यूँ समझ लें कि शार्प होते हैं। कोई भी तूफ़ान, कोई भी कुदरती आफ़त आने वाली होती है, कोई भी नेचुरल हैज़र्ड आने वाला होता है, कोई ख़तरा होता है, तो जानवरों को पहले ख़बर पड़ जाती है इन चीज़ों के बारे में। उनको कहीं न कहीं से ये चीज़ यूँ समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक खूबी है उनमें कि उनको इन चीज़ों का पता चल जाता है। तो आपने देखा होगा अक्सर कभी बारिशें होने से पहले, तेज़ बारिश होने से पहले परिंदे हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, चीलें एक जगह पर घूमना शुरू कर देती हैं। तो इसी तरीके से ये उसी की तरफ इशारा किया जा रहा है, उस तूफ़ान की तरफ, कि जो हिरन है, जो पहाड़ी हिरन है, वो खुश नहीं था। विथ मैनी अवंटन स्ट्रोक, और उसने कई चोटें मारी, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स मारे उसने। क्या कहना चाहिए कि बहुत सारी ज़रबे मारी, कई ज़रबे मारी। आगे पढ़ लेते हैं। हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो। पाउडरी स्नो यानी जो बर्फ़ पड़ती है वो यूँ पाउडर फॉर्म में हो जाती है जब नीचे पड़ती है, नीचे गिरती है, ठीक है। वो बिल्कुल ठोस नहीं होती, बिल्कुल सॉलिड नहीं होती, एक जम नहीं जाती बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल जो है टाइनी ड्रॉप्स की तरह होती है और फिर एक जगह नीचे आकर वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि उसके पैरों ने जो पाउडर जैसी बर्फ़ थी उसको बिखेर दिया, डिस्पर्स कर दिया। डैट राइजेस अप लाइक स्मोक, और वो जो बर्फ़ थी वो धुएँ की तरह ऊपर उठती थी जब वो हिरन का जो बच्चा है वो पैर मारता था ज़मीन के ऊपर, कई चोटें पहुँचाता था, उछल कूद करता था, तो उसकी जो बर्फ़ थी पाउडरी फॉर्म में वो ऊपर उड़ती थी धुएँ की तरह। द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम। अब यहाँ कह रहा है जो तूफ़ान था, बर्फ़ानी तूफ़ान, वो अपने वक्त से पहले ही आ गया। शी वंडर्ड अप एंड डाउन। अब यहाँ कह रहा है क्योंकि तूफ़ान जो है अपने वक्त से पहले आ गया तो वो ऊपर और नीचे भटकने लगी उस तूफ़ान की वजह से, यानी कभी पहाड़ों के ऊपर कभी पहाड़ों के नीचे। एंड मैनी अ हिल डिड लूसी क्लाइम, और कह रहा है कि उसने बहुत सारे पहाड़ चढ़े, कई पहाड़ उसने चढ़े, पहाड़ियाँ एक्चुअली। और उसके बाद कह रहा है कि बट नेवर रीच द टाउन, लेकिन कभी भी वो शहर नहीं पहुंच पाई, यानी उसने कई पहाड़ियाँ चढ़ी लेकिन वो अपनी जगह, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाई, उस शहर नहीं पहुंच पाई जहां से उसे अपनी माँ को वापस लाना था। द wretched पेरेंट्स ऑल डेट नाइट। अब यहाँ कह रहा है कि सारी रात उसके गमज़दा वालिदैन वेंट शाउटिंग फार एंड वाइड, पूरे रात, सारी रात वो चिल्लाते रहे और आवाज़ें देते रहे कि पुकारते रहे अपनी बेटी को दूर दराज इलाकों में, उस वीरान इलाकों में। बट देयर वॉज नीदर साउंड नॉर साइट, लेकिन वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं थी और ना कोई नज़ारा था। नज़ारा एक्चुअली यानी उन्हें अपनी बेटी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। टू सर्व देम फॉर अ गाइड,
जो उनकी रहनुमाई करता। कोई ऐसा नज़ारा नहीं था, कोई ऐसी अपीयरेंस नहीं थी जो उनको गाइड करती, जो उनकी रहनुमाई, उनकी मदद करती। एट डे ब्रेक ऑन अ हिल दे स्टूड। डे ब्रेक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ब्रेक ऑफ डे यानी डॉन का वक्त जो होता है, सुबह सादिक का जो वक्त होता है। तो यहाँ जो एट डे ब्रेक ऑन अ हिल दे स्टूड का मतलब है दिन निकलने पर, सुबह के वक्त वो एक पहाड़ी पर खड़े। डैट ओवरलुक द मोर। अब यहाँ मोर जो है, मोरलैंड, जो मैंने पहले आपको वर्ड बताया था सेकंड स्टेंजा में, याद होगा आपको, वीरान इलाके, बंजर इलाके, बयाबान इलाके, पहाड़ी इलाके, ऐसे जहाँ दूर दूर तक कोई ना हो। तो यहाँ इसका मतलब है कि वो एक पहाड़ी पर चढ़ गए सुबह के वक्त, जहाँ से वो वीरान इलाके को अच्छी तरह देख सकते थे, ओवरलुक कर सकते थे, देख सकते थे। एंड थेंस दे सॉ द ब्रिज ऑफ वुड। और फिर वहाँ से उन्होंने उस लकड़ी का पुल देखा, यानी सामने जो एक लकड़ी का पुल था वहाँ से वो उसे देख सकते थे। अ फुरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर। यहाँ फुरलॉन्ग जो है एक्चुअली एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, यूनिट ऑफ लेंथ है, जो कि 220 यार्ड्स का होता है, 220 यार्ड्स का होता है, ठीक है। यार्ड यूँ समझ लें कि मीटर से बड़ा होता है, और 220 यार्ड्स एक यूँ समझ लें कि 8th पार्ट ऑफ माइल होता है, ठीक है, 8वां हिस्सा माइल का। तो यहाँ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस को शो कर रहा है फुरलॉन्ग, ठीक है। अ फुरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर। यहाँ कह रहा है कि उनके दरवाजे से तकरीबन 220 यार्ड्स दूर, ठीक है। फुरलॉन्ग मतलब 220 यार्ड्स, ठीक है। दे वीप्ड एंड टर्निंग होमवर्ड क्राइड। अब यहाँ कह रहा है वो रोए और घर की जानिब मुड़ गए, यानी घर की तरफ जाने लगे मायूसी में। इन हेवन वी ऑल शैल मीट। अब वो वालदेन जो थे उसके खुद से कह रहे थे कि अब हम उससे जन्नत में मिलेंगे, यानी हमारी उससे जन्नत में मुलाकात होगी। वैन इन द स्नो द मदर स्पाइड। जब उसकी माँ को बर्फ़ में दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट, लूसी के पैरों का निशान। आगे पढ़ लेते हैं। देन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज। स्टीप हिल्स एज का मतलब होता है जो ढलान की तरफ पहाड़ी होती है ना, उसकी एज, उसका किनारा। तो यहाँ डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ, और फिर नीचे की जानब जो एक ढलवानी पहाड़ी के किनारे से, ढलवानी पहाड़ी यानी जो ढलान वाली पहाड़ी होती है उसकी तरफ, स्टीप हिल्स एज का मतलब ये है, ठीक है, ढलवानी पहाड़ी के किनारे से। दे ट्रेस्ड द फुट मार्क्स स्मॉल। और वो छोटे पैरों के निशान के पीछे चलते रहे, जो उन्होंने ट्रेस किए थे उनके पीछे पीछे चलते रहे। एंड थ्रो द ब्रोकन हॉथर्न हेज। और टूटी फूटी, हॉथर्न कहते हैं झाड़ियाँ जो होती हैं ना, जो कि यूँ समझ लें कि बढ़ चढ़कर यूँ समझ लें कि रोड तक पहुँच जाती हैं। साइडों पर आपने देखा होगा, में एक रोड के किनारों पर अक्सर ऐसी झाड़ियाँ होती हैं, तो उन्हें कहा जाता है, ठीक है, हॉथर्न हेज। तो यहाँ इस लाइन का मतलब ये है कि जो टूटी फूटी झाड़ियों की जो बाढ़ है, वहाँ से उसके वालिदैन गुज़रे, क्योंकि वो उसे ट्रेस करते हुए, उसके कदमों को, उसके पैरों के निशानों को ट्रेस करते हुए अपनी बेटी के उसे ढूंढने जा रहे थे। तो वो टूटी फूटी जो झाड़ियाँ थी वहाँ से गुज़रे। एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल। और फिर एक लंबी सी पत्थर की दीवार के साथ। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस्ड। और फिर उन्होंने एक खुले खेत को पार किया, एक बड़े से खुले मैदान खेत को पार किया। द मार्क्स वर स्टिल द सेम। और वो जो निशान थे अब तक वैसे ही थे। दे ट्रेस्ड देम ऑन नॉर इवन लॉस्ट। अब यहाँ कह रहा है वो उनके जो पैरों के जो निशान थे उनके पीछे चलते रहे और उन्हें गुम नहीं होने दिया, यानी उन निशानों को खोने नहीं दिया। नॉट एवर लॉस्ट, उन निशानों को खोया नहीं। एंड टू द ब्रिज दे केम। और कह रहे जब वो पुल पर आ गए, उस पुल पर पहुँचे जहाँ से वो पहाड़ी से एक लकड़ी का पुल देख रहे थे, जब वो उस पुल पर पहुँचे, दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक। अब यहाँ कह रहा है कि बर्फीले किनारे से वो पीछा करते रहे, यानी कि वो उस पाथ को, उस रास्ते को फॉलो करते रहे थे। दोज फुट मार्क्स वन बाय वन। उन पैरों के निशानात को एक एक करके, यानी उन जो पैरों के निशान थे उनको एक एक करके वो फॉलो करते रहे। इन टू द मिडल ऑफ द प्लैंक। प्लैंक मतलब तख्ता, जो पुल जिसका बना हुआ है, ठीक है। इन टू द मिडल ऑफ द प्लैंक, लकड़ी के तख्ते के जब वो दरमियान में पहुँचे, मिडल में पहुँचे। एंड फर्दर देयर वर नन।
अब उससे आगे जो है कुछ भी नहीं था, यानी उन्हें वो पैरों के निशान अब उससे आगे नहीं मिले थे। ठीक है, मज़ीद उनके आगे कुछ भी नहीं था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था उन्हें। येट सम मेंटेन डैट टू दिस डे, कह रहा है कि अब तक कुछ उस दिन को बरकरार रखे हुए हैं, यानी अब भी कुछ लोग जो हैं उसे, उस पूरे वाक़ये को, उस यादों को अब भी याद रखे हुए हैं, अब भी उनके जहनों में वो चीज़ें बरकरार हैं। शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, और उनका क्या यकीन है कि वो एक ज़िंदा बच्ची है। शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, कि वो मरी नहीं है, वो एक ज़िंदा बच्ची है। डैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे, अब यहाँ जब वो एक ज़िंदा बच्ची को तसव्वुर कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि तुम उस प्यारी लूसी ग्रे को शायद देख सकते हो। अपॉन द लॉनसम वाइल्ड, अब यहाँ लॉनसम का मतलब होता है एक अकेले जंगल में। तो यहाँ यूँ कह रहा है कि एक तन्हा जंगल में आप उस बच्ची को देख सकते हो, उस लूसी ग्रे को देख सकते हो, क्योंकि उसे अभी भी वो लिविंग जो है एज्यूम करते हैं वहाँ के लोग। और रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलोंग, अब यहाँ उसी बच्ची की जो है ज़िंदा होने की जो है बातें की जा रही हैं कि दुश्वार और हमवार रास्तों पर वो बड़ी आहिस्ता से दुबकते हुए दबे पाँव से चलती है। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, और कभी भी पीछे नहीं देखती। एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग, और क्या करती है, वो एक गाना गाती है, तन्हाई का गीत गाती है। एंड डैट विसल्स इन द विंड, अब यहाँ कह रहा है और जो हवा है उसके अंदर उसकी सुरसराहट सुनाई देती है, यानी कि उसका जो गाना है उसको आप उस हवा के अंदर सुन सकते हैं, जो हवा वहाँ मौजूद है। तो इस पोएम के अंदर एक्चुअली एक बच्ची को डिस्क्राइब किया गया, विलियम वर्ड्स ने एक बच्ची को डिस्क्राइब किया और उसकी कहानी बताई कि वो एक बच्ची जो कि अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकलती है एक तूफ़ानी रात के अंदर, और फिर खो जाती है, भटक जाती है, क्योंकि तूफ़ान आ जाता है तो वो रास्ता भटक जाती है, और फिर उस तूफ़ान में कहीं वो खो जाती है और मर जाती है। उसके वालिदैन उसे ढूंढते रहते हैं लेकिन वो नाकाम रहते हैं उसे ढूंढने में, और फिर उस पुल से आगे उन्हें कोई निशान नज़र नहीं आते। और लोगों का ये मानना है कि वो बच्ची अब भी ज़िंदा है और वो गाने गाती है और दबे पाँव चलती है, और उसके जो गाने हैं, उसकी जो आवाज़ है उसके गाने की, वो हवा में सुनी जा सकती है, उसे महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ हमने इस पोएम की कंप्लीट ट्रांसलेशन की है। इस अभी भी आपको कोई वर्ड अगर मुश्किल लग रहा हो, आई होप कि मैंने तमाम वर्डों को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई वर्ड मुश्किल लग रहा हो या कोई भी चीज़ आपको मुश्किल लग रही है या प्री रीडिंग के क्वेश्चंस के हवाले से कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।